संदेश विक्टोरिया से क्यूबेक तक पहुंच गया है। कनाडा एक बड़ा बदलाव कर रहा है। अक्सर कनाडा को ऐसी सैन्य शक्ति माना जाता है जो सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहती है और शांतिवाद बनाए रखती है। अब वो उसी युद्ध की तैयारी कर रहा है जिससे सब डरते हैं। अब कोई बजट पाबंदी नहीं हो सकती। कनाडा को फिर से हथियार बंद होना होगा, पुनर्निर्माण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह रूसी खतरे के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है, जो धीरे धीरे नाटो को सीधे प्रभावित करने के करीब आ रहा है। कनाडा में नया सैन्य युग शुरू हो गया है, जिससे उसकी लड़ाई की तैयारी दिखती है। 6 जुलाई को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नेटो शिखर सम्मेलन से पहले नेटो सदस्य देशों के दर्जनों अधर नेताओं से मुलाकात कर पुतिन की आक्रामकता के बीच समूह की रणनीति पर चर्चा की। कार्नी का संदेश स्पष्ट था। एक अधिक खतरनाक और विभाजित दुनिया में कनाडा को अपनी रक्षा करने, अपनी संप्रभुता सुरक्षित करने और अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए और अधिक करना होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की। इसके बाद उन्होंने जोड़ा कि वे दशकों पुराने विदेश नीति के फैसले, जिनमें कनाडा की सेना को इस धारणा के आधार पर आकार दिया गया था कि उसे हमेशा उसके सबसे शक्तिशाली साझेदार का समर्थन मिलेगा, अब खत्म हो चुके हैं। कनाडाई रक्षा और विदेश नीति को दशकों तक आकार देने वाली धारणाएं अब उलट दी गई हैं। इतिहास पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है। आखिरी पंक्ति सच में डरावनी है। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण ने 3 दशक बाद शीत युद्ध की भयावहता दोबारा दिखा दी और अब डर यह है कि वह जल्द ही अपनी आक्रामकता को एक ऐसे युद्ध में बदल देगा जो यूरोप और शायद बाकी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले लेगा। यहां हम देख रहे हैं कि कार्नी कनाडाई नीति में बड़ा बदलाव घोषित कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार कनाडा दशकों से नाटो की कमजोर कड़ियों में गिना जाता है। इस बात में दम है। इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है कि वह नाटो के रक्षा खर्च के लक्ष्य, जो सदस्य देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2% है, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। 2025 तक कनाडा अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.37% रक्षा पर खर्च कर रहा था और 2006 में लक्ष्य तय होने के बाद से लगातार नाटो के लक्ष्य से कम रहा है। ये 2026 में बदल गया है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव कितनी जल्दी हुआ। लेकिन कार्नी का यह ऐलान सिर्फ उस देश की डींग नहीं जिसमें हमेशा बड़ी सैन्य शक्ति बनने की क्षमता रही। यह एक इरादे का बयान है, किसी भी संभावित दुश्मन के लिए एक संकेत है जो सुन रहा है कि कनाडा अब अपने पुराने दिनों को अलविदा कह रहा है, जब वो सिर्फ नाटो में अपनी स्थिति पर निर्भर रहता था और अब वह खुद को एक ताकतवर लड़ाकू शक्ति के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी आने वाले युद्ध के लिए तैयार है। इस बारे में कोई गलतफहमी न रखे। कार्नी चाहते हैं कि पुतिन को पता चले कि कनाडा अब जाग रहा है। वह नया दृष्टिकोण बता रहे हैं जिसे AFCEA इंटरनेशनल 3 चरणों में बताता है: पुनर्निर्माण, पुनः शस्त्रीकरण और निर्भरता घटाना। कनाडा ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए 81 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की। इसे रक्षा उद्योग रणनीति कहा गया। कार्नी ने कहा कि नियम आधारित पुरानी व्यवस्था अब खत्म हो रही है और कनाडा को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कनाडा ने डिफेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी DIA बनाई है, जो नई रणनीति की निगरानी करेगी और 5 स्तंभों पर ध्यान देगी ताकि कनाडा नेटो में अपनी प्रमुखता फिर से हासिल कर सके। ये स्तंभ AFCEA के बताए 3 चरणों में आते हैं। इनमें शामिल है कनाडा के उद्योग साझेदारों से संबंध नवीनीकृत करना, घरेलू हथियार उत्पादन को प्राथमिकता देना, सैन्य नवाचार में निवेश, घरेलू साझेदारों के साथ काम और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना ताकि रक्षा क्षमता बाधित न हो। ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन मामला और गहरा है। पुनर्निर्माण से शुरू करते हैं। रूस या किसी भी अन्य दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए जिस सैन्य शक्ति की जरूरत है, उसके लिए कनाडा को अपनी सेना को मजबूत करना होगा। ये भर्ती से शुरू होता है, जिसमें कनाडा ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है। पॉलिटिको के अनुसार कनाडा में बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि जनता कार्नी के मजबूत सैन्य बल के आह्वान को अपना रही है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से युवा पीढ़ी के कनाडाई नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कनाडाई सेना में भर्ती हो रहे हैं। पिछले साल से लेकर 2026 के गर्मियों तक नामांकन में 13% की वृद्धि देखी गई है, जिसका एक कारण यह भी है कि कनाडा ने अपने सैनिकों को 20% वेतन वृद्धि देने की पेशकश की है और भर्ती होने वालों के लिए बेहतर सामाजिक सेवाएं और सैन्य आवास का वादा किया है।
कनाडा की सेना पहले जरूरी नहीं कि कमजोर थी। ग्लोबल फायर पावर हर साल 145 देशों में कनाडा को 28वां सबसे शक्तिशाली देश मानता है। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए 63,500 सक्रिय सैनिकों वाली सेना हमेशा चिंता का विषय रही है। ये सेना जनशक्ति के हिसाब से काफी बड़ी नहीं है, खासकर अमेरिका के मुकाबले, और कनाडाई लोग इसे तेजी से महसूस कर रहे हैं। पॉलिटिको रिपोर्ट के मुताबिक अब 63% कनाडाई मानते हैं कि देश को रक्षा पर पहले से ज्यादा खर्च करना चाहिए, खासकर अमेरिका के साथ तनाव को देखते हुए। बीबीसी बताता है कि कनाडाई सेना छोड़ने वालों की दर अब घट रही है, जो बढ़ती बढ़ती दर से मेल खाती है। ये सब कनाडा के बदलाव के पुनर्निर्माण वाले हिस्से के लिए जरूरी है। एक सेना को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपके पास जनता का समर्थन होनी चाहिए। कनाडा के पास वह जन समर्थन है जो उसे आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार देती है। कनाडा वही कर रहा है, यानी निर्माण। कनाडा ने 58 पन्नों की एक रणनीति दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें अब से लेकर 2035 तक होने वाली अपनी आगामी खर्च प्रतिबद्धताओं का विवरण दिया गया है। इन प्रतिबद्धताओं में 180 अरब डॉलर खरीद के लिए समर्पित है और 290 अरब डॉलर देश के रक्षा बुनियादी ढांचे में लगाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, वे हथियार और रक्षा प्रणालियां वास्तव में बनाना जिनकी कनाडा को जरूरत है अगर उसे किसी भी आने वाले युद्ध में कोई मौका चाहिए। यूरोमिडन प्रेस के अनुसार कनाडा रूस जैसे देशों के हाइब्रिड युद्ध खतरे से निपटने के लिए नए उपाय शुरू कर रहा है। कनाडा की यूक्रेन में निवर्तमान राजदूत नतालिया स्मोर्ट्स के अनुसार कनाडा ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर हाइब्रिड खतरे का मुकाबला करने के लिए 2 कार्यक्रम बनाए हैं। पहला एक अकादमी है जो कनाडा को विश्लेषकों की लगातार उपलब्धता और देश व उसके रक्षा साझेदारों में जानकारी साझा करना सुनिश्चित करेगी। दूसरा एक फंड है जिसका उपयोग हाइब्रिड हमलों के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से उन संगठनों और व्यक्तियों के लिए जिनके पास रूस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों जैसे हैकिंग का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। ये बुनियादी काम पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है, लेकिन निर्माण के साथ साथ कनाडा को वह महत्वपूर्ण काम भी करना होगा जो हर सेना को करना चाहिए अगर वे उन शक्तियों द्वारा सम्मानित होना चाहती हैं जो उन्हें धमकी देना चाहती हैं, यानी फिर से हथियारों से लैस होना। अधिक जनशक्ति और नए कार्यक्रम तब तक मायने नहीं रखते जब सामने बड़ी रूसी सेना हो। पुतिन और कनाडा के अन्य दुश्मनों का ध्यान हथियारों की बड़ी संख्या आकर्षित करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम कनाडा के नए रक्षा दृष्टिकोण के पुनः शस्त्रीकरण पहलू में गहराई से जाए, यह याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो यह जांचते हैं कि ताकत का संतुलन कैसे बदलता है और बदलती भू राजनीतिक गतिशीलताएं जो हम सभी को प्रभावित करती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे रोजाना के और वीडियो देख सके। आइए खर्च पर चर्चा करें। कनाडा कई सालों से नेटो के अन्य सदस्यों से खर्च में पीछे था, लेकिन 2026 में पहली बार उसने नेटो के खर्च लक्ष्य को हासिल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार कनाडा ने 2025 रक्षा बजट में 2030 तक सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के लिए 60 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का वादा किया है। कनाडा ने 2035 तक जीडीपी के 5% खर्च के नाटो लक्ष्य को हासिल करने पर सहमति दी है। रक्षा पर जीडीपी का 3.5% और महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा संबंधी निवेशों पर 1.5% खर्च कर यह हासिल होगा, जिसमें पहले बताए हाइब्रिड युद्ध रोधी कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ लोग कनाडा सरकार की रक्षा खर्च योजनाओं में पारदर्शिता की कमी की आलोचना करते हैं। हालांकि वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने कहा है कि आगे और विवरण मिलेंगे। हमें शैम्पेन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और हमारे पास इस बात के भी कई संकेत हैं कि जब योजना के पुनः शस्त्रीकरण हिस्से की बात आती है तो कनाडा अपना अधिकांश पैसा कहां खर्च करने जा रहा है। कनाडा यूरोप की रक्षा योजनाओं से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2025 में कनाडा ने यूरोपीय संघ के यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई या सेफ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतिम समझौता करने में सफलता पाई। 171 अरब डॉलर का कार्यक्रम, जिसे पॉलिटिको ने हथियारों के लिए ऋण योजना कहा, कनाडा को संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं तक पहुंच और कनाडाई कंपनियों को सेफ कार्यक्रम में बोली लगाने की सुविधा देगा। इस कार्यक्रम से कनाडा की नई रक्षा योजना के मुख्य स्तंभ जैसे
साझेदारों से संबंध मजबूत करना और देश के भीतर रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का विकास सशक्त होते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब नई हथियारों पर सीधे खर्च करने की बात आती है तो हाल ही में कनाडा ने काफी खर्च किया है। अब तक की सुर्खी 6 जुलाई को आई थी। इसी समय खबर आई कि कनाडा ने जर्मनी से 12 पनडुब्बियां खरीदने का अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया, जिसे बीबीसी ने बताया। यह सौदा कनाडा की एक बड़ी नौसैनिक समस्या से निपटा है, क्योंकि उसकी मौजूदा 4 पनडुब्बियों में से केवल एक ही वास्तव में समुद्र योग्य है। यह कनाडा की रक्षा निर्माण क्षमता के मुख्य स्तंभ को भी मजबूत करेगा। इस सौदे पर सहमति बन गई है, लेकिन औपचारिक रूप नहीं मिला। कनाडा ने TKMS को पनडुब्बी आपूर्तिकर्ता चुना है। वह कंपनी गैर परमाणु पनडुब्बियों में विशेषज्ञ है, इसलिए कनाडा सबसे उन्नत पनडुब्बियों में निवेश नहीं करेगा। लेकिन असली बात यह नहीं है। मायने यह रखता है कि कनाडा कई सालों तक अपनी नौसेना को अपर्याप्त पनडुब्बियों के साथ जूझने देने के बाद अब आखिरकार निवेश कर रहा है। 12 पनडुब्बियां पूरी होने पर कनाडा किसी भी समय 3 पनडुब्बियां संचालन में रख सकेगा, जबकि बाकी का रखरखाव और मरम्मत हो सकेगी। इन पनडुब्बियों में बर्फ के नीचे संचालन की क्षमता होगी। रूस से आर्कटिक में संघर्ष की उम्मीद करने वाले देश के लिए यह जरूरी है। ये सौदा शुरुआती दौर में है। अभी ये नहीं पता कि कनाडा कितना खर्च करेगा या उसे पनडुब्बियां कब मिलेंगी। लेकिन 12 पनडुब्बियां सस्ती नहीं आती और खर्च करने की होड़ जारी रखते हुए कुछ और सौदे हैं जो हमें दिखाते हैं कि कनाडा किस तरह से अपनी सेना को सक्रिय रूप से फिर से सुसज्जित कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जून में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 1.76 अरब डॉलर के सौदे पर ओवर द होराइजन रडार प्रणाली खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए, जो आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा के हितों की रक्षा के लिए अहम है। कुछ सुझाव है कि कनाडा स्वीडन के शाही परिवार की यात्रा के बाद ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर सकता है। यह अफवाह ऐसे समय आई है जब कनाडा ने 2025 में अमेरिका से 88 F-35 खरीदने का सौदा राजनीतिक तनावों के चलते रोक दिया। और भी है, मार्च में यह रिपोर्ट आई थी कि कनाडा ने कोल्ट के साथ $307 मिलियन के सौदे पर सहमति जताई है, जिसके तहत 30,000 नई सेना की राइफलें खरीदी जाएंगी और ये सभी कनाडा में ही बनाई जाएंगी। इस सौदे में 35,000 और राइफलें खरीदने का विकल्प है, जिससे कनाडा 35 सालों से इस्तेमाल हो रही राइफलें बदलेगा। पुराना हटाकर नया लाया जा रहा है और कनाडा की घरेलू विनिर्माण क्षमता को फिर बढ़ावा मिल रहा है। इन सब के अलावा और अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद कनाडा ने जून में पुष्टि की थी कि वह 2.6 अरब डॉलर के सौदे में 26 हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा, जिसमें गोला बारूद, प्रशिक्षण, समर्थन और स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कनाडा अपनी निवेश संबंधी बातों को अमल में ला रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2026 में कनाडा ने अपनी नेटो जिम्मेदारियां निभाना शुरू किया और अब ज्यादा खर्च करेगा। नई पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स, राइफलें, रडार और रॉकेट लॉन्चर सेना को मजबूत व आधुनिक बना रहे हैं, जो काफी समय से स्थिर थी। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि कनाडा के नए हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करने की खबरें और मिलेंगी। अब हम कनाडा के 3 आर में आखिरी रिलायंस पर आते हैं। विशेष रूप से यह सब उसी चीज के बारे में है जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। कनाडा अपनी रक्षा को जितना हो सके अमेरिका से अलग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका कनाडा संबंध पूरी तरह टूट जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कनाडा HIMARS लॉन्चर नहीं खरीदता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद से इन दोनों उत्तर अमेरिकी देशों के बीच कूटनीतिक हालात उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इस बदलाव ने कनाडा को दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहेगा, यह मानना ठीक नहीं। जो रिश्ता कभी मजबूत था, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद उम्मीद से ज्यादा नाजुक निकला। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2025 में कनाडा पर टैरिफ लगाए, ये कहते हुए कि कनाडा को अवैध आप्रवासन और फेंटनिल तस्करी रोकने के लिए और प्रयास करने चाहिए। कुछ महीनों बाद ट्रंप ने कनाडा को अपने देश में मिलाने की बात की। मजाक में हो या गंभीरता से, ट्रंप के बयानों ने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया था। कार्नी ने भू राजनीतिक टूट का जिक्र किया। खर्च बढ़ने पर भी
कनाडा को पेंटागन की आलोचना मिली। मई में रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने कनाडा की आलोचना करते हुए कहा कि देश अपने रक्षा वादों पर प्रगति नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो में हमने जिन सभी बातों पर चर्चा की है उसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से गलत है और ये संबंधों में भी मदद नहीं करता। अमेरिका ने परमानेंट जॉइंट बोर्ड ऑन डिफेंस में अपनी भागीदारी अस्थायी रूप से रोक दी है ताकि वह इसके उत्तरी अमेरिका की रक्षा में लाभ का पुनर्मूल्यांकन कर सके। लगता है स्थायी शब्द बस सुझाव था। महाद्वीपीय सुरक्षा पर यह सलाहकार बोर्ड 1940 से अस्तित्व में है और अमेरिका का इसे अस्थायी रूप से रोकना, भले ही पूरी तरह से बाहर न निकलना, एक और संकेत है जिसे कनाडा ने बहुत गंभीरता से लिया है। कनाडा सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वह एक ऐसे संभावित भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है जहां अमेरिका के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी शायद तब पर्याप्त न हो अगर कभी कनाडा पर हमला हो जाए। तो इन सब में हम जो देख रहे हैं वह यह है कि कनाडा अपनी ओर से संकेत भेज रहा है। आलोचना के बावजूद कनाडा निवेश कर रहा है। उसकी सेना हर महीने मजबूत होती जा रही है क्योंकि कनाडा एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जिसकी वह उम्मीद करता है कि कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए उसे तैयार रहना जरूरी है। लेकिन वह युद्ध किसके साथ होगा? क्या हमें यह सवाल पूछने की भी जरूरत है? कनाडा में बहस अब इस बात से आगे बढ़ रही है कि रूस के साथ युद्ध शुरू होगा या नहीं, और इस पर आ गई है कि वो कब शुरू होगा। यह स्पष्ट है कि पुतिन शायद ही कनाडा पर सैनिक भेजेंगे, कम से कम लंबे समय तक नहीं। यूक्रेन से परे जो भी युद्ध आने वाला है वह कम से कम पहले यूरोप में लड़ा जाएगा। कनाडा भी नाटो सदस्य है, जैसे कई यूरोपीय देश पुतिन के निशाने पर हैं। संभावना है कि अगर पुतिन पोलैंड जैसे किसी देश पर आक्रमण करते हैं और बाल्टिक या नॉर्डिक देशों के क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई करते हैं तो कनाडा से समर्थन देने के लिए कहा जाएगा। साथ ही वह आर्कटिक वाला पहलू भी है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। उत्तरी शिपिंग मार्ग खुलने पर रूस और कनाडा अपनी दावेदारी जताते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और कनाडा को रूस के प्रभुत्व से बचने के लिए खुद को मजबूत रखना होगा। गौरतलब है कि कनाडा ने ऑपरेशन रीएश्योरेंस के तहत लातविया में करीब 2000 सैनिक तैनात किए हैं और उन पर हमला कनाडा पर हमला माना जाएगा। हाल के हफ्तों में रूस ने कनाडा की कड़ी आलोचना की है, जिससे केर्नी और टीम की चिंता बढ़ गई है। 10 जून को रूस ने कनाडा को युद्ध भड़काने वाला बताया और यूक्रेन के साथ ड्रोन उत्पादन समझौते के बाद प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। जब कोई देश ऐसा कुछ करता है जो पुतिन को पसंद नहीं होता, रूस की ऐसी धमकियां आम हैं। लेकिन यह तथ्य कि पुतिन कनाडा को इतनी सीधे तौर पर धमकी देने के लिए तैयार है, यह दिखाता है कि रूस के नेता को अमेरिका की उस प्रतिक्रिया की चिंता नहीं है जो आमतौर पर ऐसी डराने की कोशिश के बाद आती थी। एक राज्य की असली प्रकृति उजागर हो गई है जो शांति के बजाय युद्ध चाहती है और इस संघर्ष को भड़काने की कोशिश कर रही है। हम प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यह घोषणा रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने समझौते के बाद की। कनाडा का लड़ाई के लिए तैयार रहना सही है क्योंकि रूस लड़ाई शुरू करने की सोच रहा है। नाटो के मुद्दे पर वापस आते हुए, अगर पुतिन यूरोप में किसी नाटो सदस्य पर हमला करते हैं तो कनाडा को भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस ने जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में बाल्टिक, नॉर्डिक देशों और पोलैंड को उकसाया है। अमेरिका ने पोलैंड को चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही ड्रोन हमलों या जमीनी घुसपैठ जैसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। नाटो में कुछ लोग, जैसे जर्मनी के सेना प्रमुख क्रिस्टियन फ्रॉयडिंग, मानते हैं कि रूस दशक के अंत तक ही नाटो सदस्य पर हमला करने को तैयार होगा। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा और कनाडा को उस पर हमला झेल रहे देश की मदद के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले कनाडा तैयार नहीं था, अब स्थिति बदल रही है। अब कनाडा उस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है जिसके आने से हर कोई डरता है, और ये तैयारियां अभी बस शुरू ही हुई हैं। जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा, कनाडा एक छोटे सैन्य देश से बदलकर एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसे गंभीरता से लिया जाएगा, और कनाडा ये सब अमेरिका के साथ दशकों से चली आ रही विशेष साझेदारी के साथ या उसके बिना भी करेगा। यूक्रेन के लिए एक मजबूत कनाडा का मतलब है एक मजबूत नाटो, और जब वो खुद को रूस के आक्रमण से बचा रहा है तो यह केवल एक अच्छी बात हो सकती है। और जब नाटो से जुड़ी अच्छी बातों की बात हो रही है
तो गठबंधन ने कुछ बहुत बड़ा किया है, जो शायद यह सुनिश्चित कर सकता है कि यूक्रेन आने वाले वर्षों तक लड़ सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है तो हमारा वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप द मिलिट्री शो के अगले एपिसोड को कभी मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।